मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और हर बार की भांति आज रविवार है, तो आपको पता है ये समय हमराही कार्यक्रम का होता है। आज मैं भी हमराही कार्यक्रम के साथ एक बार पुनः आप सबके बीच में हाजिर। हमराही कार्यक्रम आप सब जानते हैं श्रोताओं, अलग अलग रंगों से सजा हुआ रेडियो मधुबन का एक बहुत ही नायाब कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हर बार कहानी वही होती है, लेकिन बातें नई नई, और उन्हीं नई नई बातों में से आप सबके लिए कुछ न कुछ सीख, कुछ न कुछ सबक निकल पाए, यही प्रयास रेडियो मधुबन का। आप सब तो जानते ही हैं, इस कार्यक्रम में हम दिव्यांग दंपतियों से आप सबको रूबरू करवाते हैं। और इस कार्यक्रम में श्रोताओं हम हर तरह की कहानी आपके बीच में ला चुके हैं, यानी बड़े बड़े महानगरों की कहानियां, छोटे छोटे कस्बों की कहानियां, अच्छी अच्छी जगह पर कार्य कर रहे लोगों की कहानियां, जो जॉब में नहीं है उनकी कहानियां, कोई बिजनेसमैन अगर है तो उनकी कहानियां, मतलब सब कुछ लाने का प्रयास किया गया है इस कार्यक्रम के माध्यम से। ये सब करना क्यों पड़ता है? ये इसीलिए करना पड़ता है श्रोताओं कि हर कार्यक्रम, हर कहानी के माध्यम से हम जीवन की उन सभी परिस्थितियों को आप सबके सामने रख सकें, जिससे कि आप सब ये समझ पाएं, ये सोच पाएं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है तो फिर कैसे, अगर कोई कठिनाई आती है तो आगे बढ़ा जाए, उस कठिनाई से पार पाया जाए, अपने जीवन को खुशहाल बनाया जाए और समाज, परिवार के लिए हम कोई न कोई उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। आप समझ रहे होंगे श्रोताओं कि इतनी लंबी चौड़ी भूमिका की आवश्यकता क्या है, लेकिन आज का कार्यक्रम है ही कुछ ऐसा। आप सब ये भी जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, सभी जगह के लोगों को ला चुके। आज के हमारे जो मेहमान हैं तो वो कुछ ऐसे हैं कि कई सारे राज्यों को वो कवर कर, इसीलिए जैसा कि मैंने शुरू में कहा, अलग अलग रंग। तो आज का कार्यक्रम भी बहुरंगी होने वाला है। हमारे आज के जो मेहमान हैं उनका जन्म हुआ बिहार में, अध्ययन के लिए आ गए राजस्थान, आजकल अपनी सेवाएं दे रहे हैं पंजाब में, और उनकी जो श्रीमती हैं वो हैं महाराष्ट्र से। तो बताइए, और हो सकता है कहानी के दौरान कोई एक आध राज्य और बढ़ ही जाए, कम नहीं होगा। चलिए तो स्वागत करते हैं दीपक शर्मा जी और तुलसी शर्मा जी का। दीपक भाई और तुलसी जी, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। तो जैसा कि दीपक भाई हमने आपके परिचय में बताया कि कई सारे राज्यों को आप कवर करते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप खुद अपनी जुबानी अपनी कहानी सुनाएं विस्तार से। सर, प्रथम रेडियो मधुबन को सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा और मेरा जन्म बिहार के छोटे से गांव में छपरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, और वहाँ लगभग मैंने अपने शुरुआती यानी कि बाल्यकाल जो है वहाँ पे बिताया। और बाल्यकाल बिताने में भी समस्याएं थी, क्योंकि जो मेरी माताजी है उन्हें भी नहीं दिखाई देता था, और पिताजी का शुरू से ही व्यवहार मेरे प्रति कमजोर ही था। तो कई लोगों ने बोला कि स्कूल में इसको कहीं ब्लाइंड स्कूल में भेज दिया जाए तो ये पढ़ सकता है, कुछ कर सकता है। पिताजी ने कई सालों तक माना नहीं, यानी कि 10 साल का हो गया वहां पे मैं। लेकिन मैंने खुद ने ही एक गांव के स्कूल में पढ़ना शुरू किया था, जहाँ पे 5वीं क्लास तक की पढ़ाई
कर ली थी। वहां पे पढ़ना क्या था मेरे को, वहां पे सिर्फ जाना और जो टीचर बोले उसको सुनना, याद करना, यही काम चल रहा था। फिर माताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। उसके बाद मैं 2008 में 14 नवंबर 2008 को मैं अपने पड़ोस के चाचा के साथ और मेरे पापा भी सिर्फ छोड़ने के लिए आए। चाचा और पापा आए और 14 नवंबर 2008 को LKC जगदम्बा विद्यालय में मेरा दाखिला हुआ। उसके बाद से दाखिले के बाद एक दो बार कोई गांव से पड़ोसी लेने के लिए आए। पापा तो बोले कि भाई मैं तुझे छोड़ के तो आ जाऊंगा, लेकिन मैं लेने नहीं आ सकता, बार बार तुझे पूछ नहीं सकता। एक दो बार कोई पड़ोसी आए लेने के लिए। उसके बाद पापा ने बोला कि भाई तू रहने दे, तेरे को छोड़ने के लिए लेने के लिए बार बार किसी को आना जाना पड़ता है, तो तू पढ़ाई छोड़ दे, तू नहीं पढ़ सकता। अब 1 साल के अंदर अंदर अब मैं कर क्या सकता था। सिर्फ ब्रेल आती नहीं थी, टीचरों ने बैठा दिया मुझे पहली क्लास में बैठाया। उसके बाद ब्रेल टेस्ट वगैरह लिया। फिर तीसरी क्लास में बैठा दिया कि हाँ चल कुछ सीख गया। तो 6 महीने के अंदर मतलब काफी मैंने कर लिया था, सीख लिया था। उसके बाद तीसरी में गर्मी की छुट्टियों में बोल दिया कि काम करके आना। फिर काम करके गए तो चौथी क्लास में रेगुलर 1 साल मुझे रखा वहां पे। उसके बाद जब छुट्टियां पड़ी तो बोले कि तू एक काम कर, चौथी तो तेरी पास हो गई, तू ठीक कर रहा है काम, लेकिन 5वीं की तैयारी कर ले, सीधा तेरे को 6ठी क्लास में बैठा देंगे। 5वीं की तैयारी करके आया। वहां पे गांव में जाके किसी से पढ़ा, कोई नॉर्मल लोगों से, स्कूल वालों से पढ़ के तैयारी करके आया। बुक लेके गया था, ब्रेल की भी थी मेरे पास, तैयारी करके आया। उसके बाद 6वीं क्लास में मुझे टेस्ट लेकर के बैठाया गया। तो 6वीं से 10वीं तक की जो शिक्षा है लगातार चली, क्योंकि 5वीं क्लास की टीसी बिहार वाली बाद में काम में आई। उस टाइम शुरू में तो नहीं आई थी मेरे काम में, लेकिन बाद में काम में आ गई थी। तो 6वीं से 10वीं तक 2015 में मैंने 10वीं पास की। उसके बाद फिर वही समस्या ज्यों के त्यों कि भाई एडमिशन कराने के लिए अजमेर स्कूल में गया, आदर्श नगर ब्लाइंड स्कूल जो है वहां पे। उन्होंने बोल दिया कि भाई पेरेंट्स तो चाहिए, बिना पेरेंट्स के तेरा एडमिशन नहीं हो सकता। अब पिताजी ने तो पहले ही मना कर दिया था। फिर एक गांव के चाचा जी रहते थे भिलवाड़ा में, उनको बुलाया, केशव सिंह जी उनका नाम है, उनको बुलाया। फिर मेरा अजमेर में एडमिशन हुआ। 11वीं 12वीं की शिक्षा मैंने अजमेर से प्राप्त की। और 2017 में वहां से निकलने के बाद मैं स्पेशल एजुकेशन के लिए फिर से किया। तो 3 जगह मैंने फार्म भरे थे, 3 कॉलेज सिलेक्ट किए, तीनों जगह मेरा एडमिशन हो रहा था, जिसमें एक जोधपुर था और एक लुधियाना पंजाब में और एक श्री गंगानगर। तो मैंने श्री गंगानगर को चुना था। 2 साल की शिक्षा में भी बहुत कुछ देखने को मिला, उतार चढ़ाव, जिसमें कि हॉस्टल की सुविधा जगदम्बा विद्यालय ने मुझे नहीं दिया, लेकिन खाने की सुविधा उन्होंने दी। तो बाहर रूम वगैरह लेकर के रह करके मैंने अपने 2 साल की एजुकेशन पूरा किया। नहीं कॉलेज से मुझे स्कॉलरशिप का फार्म तक वेरीफाई नहीं किया गया था, फिर भी मैंने अपना जैसे तैसे सहयोग लेके, पब्लिक का सहयोग, लोगों का सहयोग मेरे साथ हमेशा रहा। 2019 में डीएड कंप्लीट की। उसके बाद नौकरी के लिए इधर उधर प्रयास किया। प्राइवेट संस्थाओं ने कहा कि आरसीआई रजिस्ट्रेशन, स्पेशल एजुकेशन में आरसीआई रजिस्ट्रेशन का बहुत ही महत्व है। तो रजिस्ट्रेशन नहीं होने के बावजूद भी मुझे फरीदकोट रेड क्रॉस की जो संस्था है, उन्होंने कहा कि आपको ब्रेल टीचर के पद पर हम रख लेंगे। और उन्होंने मुझे 2020 में 4 मार्च को ज्वाइनिंग दी। और 4 मार्च से लेकर अब 2022 का भी 4 मार्च आ गया। 2 साल हो गए मैं जो है यहाँ पे ब्रेल टीचर के पद पर कार्य कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ मैंने SGN खालसा पीजी कॉलेज श्री गंगानगर से BA भी उत्तीर्ण कर लिया है। 3 साल का BA भी कंप्लीट है। अब तक की तो एजुकेशन की कहानी मेरी यही है। फिर आगे आते हैं। बहुत बढ़िया दीपक भाई, काफी अच्छे से विस्तार से आपने हमारे सुनने वालों को अपने बारे में बताया। तो थोड़ा सा आंखों की रोशनी के बारे में बात करें दीपक भाई, तो आपकी माताजी को भी नहीं थी, और भी परिवार में कोई था जिसको आंखों की रोशनी नहीं थी? नहीं सर, केवल माताजी को नहीं थी, बाकी तो पिताजी नॉर्मल है मेरे। एक ही है मतलब आप अपने घर में? हाँ जी, इकलौते हैं। अच्छा। तो अब आजकल पिताजी से कुछ संपर्क है या खत्म हो गया सर? पिताजी से संपर्क खत्म ही है, क्योंकि सर पिताजी ने साफ साफ
आज से 3 साल पहले पिताजी को भी पैरालिसिस हो गया था। तो पैरालिसिस होने से पहले ही उन्होंने जवाब दे दिया था कि भाई तेरा तू कुछ भी कर, कहीं भी रह, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। डीएड तक तो की थी मदद थोड़ी बहुत, लेकिन बाद में बिल्कुल ही मना कर दिया डीएड करने। अच्छा, और ये आपने बताया कि आपको भी जन्मजात है ना आंखों की समस्या? हाँ जी, जन्मजात। फिर तो डॉक्टर के जाना और ये सब तो हो ही नहीं पाया होगा आपके जीवन में, जब परिवार का सपोर्ट था ही नहीं। तो डॉक्टर के यहाँ मतलब ये है कि सर गांव में जब कुछ लोगों ने प्रेशर बनाया पिताजी के ऊपर, तो सीतापुर में एक अस्पताल है यूपी के अंदर, वहां पे गए थे हम लोग। तो उन्होंने बताया कि नस की प्रॉब्लम है, आपको नस सूख गया है। वो भी पिताजी नहीं गए थे, दूसरे ही गए। जी जी जी, चलिए तो अब तुलसी जी से बात करते हैं। जी तुलसी जी, एक बार फिर से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और जहाँ तक हमारी जानकारी है आप भी दृष्टिबाधित हैं, तो अपने बारे में बताएं, आपकी एजुकेशन क्या रही और कहाँ से हैं बेसिकली आप? पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी। और वैसे मैं भी ब्लाइंड ही हूँ, और बचपन से नहीं हूँ वैसे, मतलब मैं पहले मुझे दिखाई देता था, नॉर्मल थी मैं पहले, फिर 3.5 साल बाद मुझे दिखाई देना बंद हुआ। मुझे बुखार आई थी, फिर बुखार में मेरे आंखें सूज गई, पानी आ रहा था बहुत। वो गांव के लोग तो भाई कि मतलब क्या बोलते हैं, वो करनी क्या क्या बोलते हैं, वो है ये है ऐसे बोलने लगे। फिर हॉस्पिटल में मुझे दिखाया गया। फिर हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसका ऑपरेशन तो हो जाएगा, पर हम गारंटी नहीं दे सकते, आंखें निकालते वक्त ये इसकी डेट भी हो सकती है। तो मेरे पापा ने कहा कि नहीं, जैसे है वैसे ही रहने दो, हमें कोई इतनी जरूरी नहीं है इसका ऑपरेशन करना। मेरे मम्मी पापा को पहले कोई संतान नहीं थी, शादी को 3-4 साल हुए थे, मैं पहली थी। तो मेरे प्रति तो घर वालों का व्यवहार बहुत अच्छा था। और फिर हमारे गांव में कोई मतलब वो सेवक थे वहां पे स्कूल में, तो वो आए थे। हमारा गांव बड़ा था, तो राशन के लिए वो आए थे हमारे गांव में जी। तो फिर उन्होंने कहा, मुझे देखने के बाद कहा कि हमारा स्कूल है ब्लाइंडों का। तो मेरे मम्मी पापा पहले तो तैयार नहीं थे कि भाई ये कैसे करेगी, ये छोटी है। मैं ब्लाइंड होने के बाद 6-7 महीने बाद तुरंत मुझे स्कूल डाला गया। तो मेरी मम्मी तो पहले तैयार नहीं थी, मम्मी कहती थी नहीं मुझे नहीं डालना, मैं घर पे रखूंगी, मैं इसका सब कुछ करूंगी। पर मेरे पापा सोचे कि भाई तू सब कुछ आप ही करेगी, बाद में इसका क्या होगा, पढ़ेगी लिखेगी थोड़ी बहुत तो इसकी जिंदगी सुधर जाएगी, भले वो बाद में नौकरी लगे या ना लगे वो बाद की बात है, पर अभी जो हमारे हाथ में है वो तो हम करा देंगे। फिर मम्मी पापा की लड़ाई होने लगी। मम्मी कहती थी नहीं तुम्हें इसको अलग रखना है, पापा कहते थे नहीं मुझे अलग रखना था तो मैं तभी इसका ऑपरेशन करवा देता, चाहे जो भी हो। तो मम्मी को पापा ने समझा दिया, तो मैं मुझे हॉस्टल डाला गया स्कूल में जी। तो वहाँ तक मेरी 7वीं तक मेरी महाराष्ट्र में ही है, नांदेड़ जिले में ही, वहाँ से मेरी 7वीं तक स्कूल हुई। तो आप मूल रूप से नांदेड़ जिले से हैं? हाँ सर, नांदेड़ की। 7वीं के बाद वहीं पे मतलब नांदेड़ में स्कूल है, उधर ही मेरी सारी पढ़ाई लिखाई हो गई, बस स्कूल चेंज होता गया। अच्छा, स्कूल चेंज होता गया। हाँ। कॉलेज वगैरह किया आपने? यस, बीए किया है मैंने। बीए किया। अच्छा, तो हाँ। अभी कुछ करने का है इरादा या बस हो गई पढ़ाई जितनी होनी थी? नहीं, मुझे तो वैसे नौकरी तो नहीं करनी, क्योंकि नहीं करनी जॉब मुझे पहले से ही। अभी लाइट वाइट कुछ भी दिखती है या नहीं? बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई देता है? लाइट वाइट दिखती है, लाइट परछाई ऐसे हम देख सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां वगैरह, बस छोटी गाड़ियां नहीं समझ में आती। बिना स्टिक के चल लेते हैं मतलब आप? हाँ, बिना स्टिक के चल लेते हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इस सब में ये बताओ तुलसी जी कि मतलब घरेलू कामकाज और ये भी कहीं सीखने का अवसर मिला, जैसे खाना बनाना और बाकी? ना, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। वैसे तो कोर्स वगैरह तो रहते हैं, पर मुझे ना मम्मी ने सिखाया ना मैंने कोर्स किया, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था इस बात। तो अब मतलब अब तो चूंकि अब शादी वादी हो गई है, तो लगता है कभी कभी कि आना चाहिए ये सब कुकिंग वगैरह भी? मुझे ऑलरेडी आता ही है सर, मुझे सिखाया तो किसी ने नहीं। हाँ। पर जैसे मतलब मम्मी आटा वगैरह गूंथती थी तो मैं देखती थी। यानी आप कहना चाह रही हैं कि बिना किसी के सिखाए आप सीख गई घर का खाना वगैरह, ये सब काम काज वगैरह? हाँ हाँ हाँ। ओके, तो अभी आप सब बना लेती हैं खाना वाना?
हाँ हाँ, पहले तो मुझे काफी प्रॉब्लम आती थी शादी के बाद। मतलब मुझे खाना तो बनाना आता था, पर मैं आलस कर देती थी कि मुझे लगता था कि भाई काम वाली लगा दे। अच्छा। इसलिए मैं तो नहीं करती थी। मैं बोलती थी कि भाई मुझे काम ही नहीं आता। पहले तो इनको बताती थी सारा कि भाई मुझे आता है, और आता भी था। पर बाद में मैं थोड़ा आलस, मतलब पहले की मम्मी मेरे कुछ भी काम करने नहीं देती थी। ये ब्लाइंड है, जब तक हम इनको बताएंगे ये वहां पे है, ऐसे वैसे बताएंगे, तब तक तो हमारा आधा काम हो जाएगा। ये सोच के मम्मी मेरी काम ही नहीं करने देती थी, और मेरी वैसे जरूरत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि मेरी 2 बहन और थी, तो वही सब कुछ देखती थी। और भाई वगैरह है? हाँ, मेरा एक भाई है, इसकी अभी शादी थी, अभी हम शादी में जाके आए हैं। अरे वाह, क्या बात है। मतलब आप दोनों के कहानी में ये समझ में आ रहा है कि आपको घर वालों का, परिवार का भरपूर प्यार मिला, आज भी मिल रहा है। हाँ, अभी भी मिलता है। वहीं जहाँ दीपक जी हैं, उनको परिवार का सुख, यूँ कहना चाहिए कि अब कहीं ना कहीं आपके आने के बाद मिल रहा है। हाँ ठीक है। वैसे ये मतलब मेरे घर वाले जो है वो इनको बेटे समान ही मानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बड़ी अच्छी बात है ये। श्रोताओं, सुन रहे हैं आप हमराही कार्यक्रम। आपने अभी तक सुना तुलसी जी को भी, दीपक जी को भी। दोनों का जीवन अलग अलग परिस्थितियों में अपने अपने तरीके से संघर्षपूर्ण रहा, और दोनों ही दृष्टिबाधित हैं। दीपक जी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं फरीदकोट, पंजाब में। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो दीपक भाई, फिर गवर्नमेंट जॉब का भी प्रयास किया होगा आपने? सर, गवर्नमेंट जॉब का प्रयास चल रहा है, और उसमें रीट के अंदर स्पेशल एजुकेशन वाले में मेरा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो चुका है, और बस अब फाइनल लिस्ट और ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट हो गया सर। क्या उम्मीद है कि हो जाएगा उसमें आपका? हाँ सर, 69 कट ऑफ गई है, उस हिसाब से मेरा हो जाएगा। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम भी दुआ करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से भी, और जो भी साथी सुन रहे हैं श्रोता, वो भी आपके लिए दुआ करते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है दीपक भाई कि गवर्नमेंट जॉब से पहले शादी करना क्यों जरूरी हो गया आपके लिए? गवर्नमेंट जॉब से पहले शादी करना जरूरी इसलिए हो गया सर कि जो कोरोना काल चल रहा था उस टाइम काफी अकेले संघर्ष करते करते अब मैं थक गया था एक प्रकार से। तो मुझे लगा कि कोई साथ होगा तो कुछ उसका सहयोग रहेगा, और कुछ अपने तरफ से करेंगे तो दोनों मिलजुल के कुछ करेंगे तो काम आगे अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि सर परिवार तो चाहिए। कब तक हॉस्टल में था तब तक तो चलो हॉस्टल से सारा खाना पीना रहना हो जाता था, लेकिन अब अकेले कहाँ तक करेगा बंदा, खाना बनाना मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन भैया बात यह है कि कोई साथ आ जाएगा, चलो, तो मतलब आपको लगा कि अकेलापन दूर हो जाए, लेकिन एक से जब 2 होते हैं तो फिर खर्चे भी बढ़ जाते हैं, आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। और आप जिस जॉब में हैं वहां आपके लिए था ये संभव कि भाई अब शादी भी करके और खर्चा उठा सकते हैं आप बीवी का? जी सर, यहाँ पे जॉब करते करते संभव था, क्योंकि सारा कुछ इन्होंने लगभग बता दिया था कि आपकी सैलरी में भी धीमे धीमे हम बढ़ोतरी कर देंगे। और यहाँ पे ये डर नहीं था कि 4 महीने बाद यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा या कुछ निकालने का, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था, क्योंकि जिला कलेक्टर के अंडर में था सर, और जिला कलेक्टर ही इसका सारा कुछ किसको रखना है किसको निकालना है ये सारी जिम्मेवारी कलेक्टर साहब के पास थी। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस था, और 6 महीने का यहाँ पे वो कराते हैं एग्रीमेंट वगैरह। तो इस हिसाब से मुझे लगा कि इतने चल जाएगा, अपने 2 का काम तो चल जाएगा, तब तक जॉब की आगे तैयारी करेंगे और कहीं ना कहीं लग ही जाएंगे। जी, तो फिर अब तुलसी जी की तलाश फिर कैसे पूरी हुई आप? जैसा कि रिकॉर्डिंग क्लब में भी अपने हर संडे को मैट्रिमोनियल मीट का कार्यक्रम रखा जाता है। मैं पहले मैट्रिमोनियल मीट का हिस्सा भी रहा हूँ, आपको पता ही होगा। तो वहां पे भी अपनी बात रखी। उसके बाद एक पर्सन है अमित जी करके, तो अमित जी ने बताया, अमित जी से बात हुई इस विषय पे, तो अमित जी ने बताया कि एक मेरी धर्म बहन है और वो खाना पीना घर का काम सारा कुछ कर लेती है, और इतनी उसकी मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट है और सब कुछ उन्होंने बताया। उसके बाद मैंने कहा ठीक है। फिर बोले कि क्या विचार है? मैं कहा चलो बात करके देख लेंगे, यदि उचित लगा तो आगे बढ़ जाएंगे। जी जी बताएं दीपक जी। जी 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 फिर हमने फर्स्ट बार बात की सर 21 जनवरी को बात की फर्स्ट बार। तो इनकी जो पहली शर्त थी कि भाई मुझसे बात करनी है
तो शादी करनी होगी, नहीं तो हाँ जी, शादी करनी है तो आप मुझसे बात कीजिए, वरना मुझसे बात नहीं करनी जी। फिर मैं कहा शादी करनी तो है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा सर बता दूं यहाँ पे दर्शकों को कि मैं चाहता था कि एक बार बातचीत हो जाए, डिसीजन फाइनल हो जाए और कुछ टाइम तक हम लोग वेट कर लेंगे एक दूसरे का। बड़ी खतरनाक शर्त थी ये, मतलब क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। पहली बातचीत में कैसे ये तय कर लिया जाए कि भाई विवाह करना ही करना है? हाँ, शर्त बहुत खतरनाक थी। फिर मैंने कहा कि विवाह करेंगे, तो इन्होंने बोला अच्छा ठीक है करोगे तो बात तो ठीक है, लेकिन करनी भी है तो जल्दी करनी है, ये नहीं कि साल 2 साल तक आप बातचीत करो फिर बाद में बोलो आपकी जॉब लग जाए या कुछ ऐसा आपका अच्छा हो जाए तो आप कह दो कि नहीं मैं तो अभी नहीं करनी। नहीं तो दीपक भाई ये प्रश्न आपसे नहीं किया गया इनकी तरफ से कि भाई आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप कैसे खर्चा उठाएंगे? इनके तरफ से प्रश्न नहीं किया गया इस तरह का कि खर्चा कैसे उठाएंगे, क्योंकि इनको ये लग रहा था मेरे से फर्स्ट दिन बात में ही कि इसके सपोर्ट कोई नहीं कर रहा तो अपने इसका सपोर्ट करके और इसको आगे लेके जा। अच्छा, हाँ जी। तो कुल मिला के सर उस टाइम मैंने यस किया, उसके बाद बात हुई और बात होने के बाद सर हुआ क्या कि बोले कि आप ऐसे करो, मेरे चाचा का लड़का है उसकी शादी तय हो गई है और उसी दिन पे अपने को भी करनी है। मैं कहा जी ऐसे कैसे होगा, अभी तो मेरे पास कोई भी साधन नहीं है। बोले नहीं शादी उसी दिन होगी, चाहे जो जैसे भी हो आपको आना है करना है। ऐसे बातें करते करते फिर रिजर्वेशन के भी मतलब व्यवस्थाएं इनकी तरफ से ही हुई, वहां जाने आने तक की व्यवस्थाएं भी इनके तरफ से ही हुई एक बार तो। और हाँ, मैं कुछ भी नहीं किया था सर उस टाइम, शादी के टाइम सिर्फ मैं हाजिर हुआ था। और आपके साथ कोई था? मेरे साथ गंगानगर से ही एक अंकल थे, ओम प्रकाश चौहान करके हैं, वो मेरे मित्र के पिताजी प्रवीण चौहान, तो वो गए और दोनों ने जाकर के ये काम हुआ। और हालांकि मना भी किया गया, कई लोगों ने कहा भी नहीं, कई लोगों ने कहा कि भाई तू ब्लाइंड से क्यों शादी कर रहा है, तुझे कोई नॉर्मल या कोई पाटली वगैरह देख। यहाँ के मेरे घर वालों को मैंने बता दिया था शादी के बारे में, मामी जी वगैरह को, तो उन्होंने भी मना किया। मेरी नानी जी तो काफी नाराज हुई, लेकिन नानी जी तो अभी तक भी नहीं समझी थी, लेकिन बड़ी वाली मामी जो है उन्होंने सपोर्ट किया, शुरू से बचपन से ही किया है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसा भी हो रहा है आप करो और आप जो भी करोगे अच्छा करो, ये मुझे पता। तो फिर आप पहुंच गए नांदेड़? हाँ जी, नांदेड़ पहुंच गया मैं, 19 तारीख को पहुंच गया था मैं। आपकी जो भी बातचीत रही वो डायरेक्ट तुलसी जी से ही रही या तुलसी जी के घर वालों से भी कभी बातचीत हुई आपकी? नहीं, मेरी बातचीत सर डायरेक्ट तुलसी जी से ही रही है। भाभी ने की थी ना, और एक इनके भाभी थे पड़ोस के, उन्होंने की थी। अच्छा, क्योंकि सर इनके घर में किसी को हिंदी नहीं आती थी ज्यादा, इनका एक भाई है उसको आती है, बाकी इनके जीजा जी हैं उनको आती है, पापा मम्मी को तो आती नहीं थी। जी 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 समस्या थी, और मुझे मराठी नहीं आती। बिल्कुल सही है। अब सीख ली कि नहीं? अब तो सर कई बार तो ना कुछ चीजें तो बोल पाता हूँ, लेकिन समझ सारा जाता हूँ। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो फिर जो अमित जी जिन्होंने बताया था वो थे शादी में या वो भी नहीं आ पाए थे? वो भी नहीं आ पाए थे सर, शादी में वो भी नहीं आ पाए थे। वो कोरोना का चल रहा था ना सर, तो उसमें क्या हुआ कि उनको छुट्टी नहीं थी, एयरफोर्स वाले में है वो, ग्रुप डी के अंदर एयरफोर्स में। तो तुलसी जी, हाँ जी, और भी प्रयास किए थे आपने शादी के कहीं, या डायरेक्ट दीपक जी से ही बात हुई और यही शादी हो गई? सर वैसे तो मुझे गवर्नमेंट चाहिए था, गवर्नमेंट वाला, पर गवर्नमेंट वालों की तो ये शर्त होती है कि भाई चलो मेरे से 1-1.5 साल बात करो, हम एक दूसरे को समझने के लिए टाइम दे दो, फिर ऐसे ही फालतू बातें करते रहते हैं। तो मैंने सोची थी यार जाने दो, ऐसे गवर्नमेंट वाले तो नाटक ही करते हैं। पहले तो हाँ हाँ बोलते हैं, फिर बाद में उनको कोई नॉर्मल कोई पार्शली मिल जाती है तो कर लेते हैं। तो मैंने मतलब ये लड़के ना ओनली फॉर बात करके ही। तुलसी जी, इतनी मतलब एज में ये सब अनुभव कैसे हो गए आपको कि गवर्नमेंट वाले ऐसे करेंगे वैसे करेंगे? ये मतलब ये आपके मन में विचार कैसे आए? मतलब सर झूठ क्या बताना है,
एक दो लड़के देखे गए थे, जो अमित भाई है मेरा, उसी ने देखा था। तो मैंने तो आप बताइए ना कार्यक्रम में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई बुरी बात नहीं है जी। फिर अमित भाई थे, तो उन्होंने 2 लड़के मुझे बताए गए थे गवर्नमेंट वाले। तो उन्होंने कहा, एक ने तो कहा 2 साल रुक जा, पहले हम एक दूसरे को टाइम देंगे, मिलेंगे। मैंने कहा ये तो मेरे से नहीं होता। और दूसरे ने कहा कि भाई मेरे फैमिली मना कर रही है, मेरी फैमिली को मंजूर नहीं है टोटली ब्लाइंड से। तो मैंने कहा रहने दो, आपकी फैमिली को मंजूरी नहीं है, जहाँ पे मंजूर नहीं है वहां पे मुझे मान सम्मान भी नहीं मिलेगा जो एक बहू को मिलना चाहिए। और इनके तो फैमिली ऐसे भी इनको ही मान नहीं देती, सम्मान नहीं देती, तो इन मतलब ये रहते भी नहीं वहां पे, तो मान सम्मान की तो कोई बात ही नहीं थी। बिल्कुल सही है। हाँ, तो मैंने सोची यार जाने दो, गवर्नमेंट नहीं है ना, नहीं। मुझे कई लोगों ने मना कर दिया, यार इसके पास क्या देख के कर रही है तू, ना इसकी प्रॉपर्टी है ना इसकी गवर्नमेंट जॉब है। मैंने कहा यार जब मेरा बुरा होता है तब तो तुम समझाने नहीं आते, मेरे बुरे समय में तो तुम लोग मेरा साथ नहीं दोगे, जब अब अच्छा हो रहा है फिर भी उसमें भी तुम टांग अड़ा रहे हो। तो और इनका व्यवहार मुझे पहले से ही अच्छा लगा, मतलब एक दिन में। तुलसी, हर व्यक्ति, बात ये भी है ना कि हर कोई ये सोचता है इसके बारे में कि यार घर नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, पता चला कभी जो जॉब है कल को वो भी छूट जाएगी, तो कैसे काम चलेगा। तो ये सब बातें तो सोचनी पड़ती है ना तुलसी जी। सर एक बात बताऊं, गवर्नमेंट वालों को ज्यादा मस्ती रहती है सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर ये जो इनके पास जॉब नहीं है तो ये सही से रह जाएंगे, नहीं यार मुझे जॉब नहीं है, फिर बाद में मुझे कॉल करके देखा। मतलब और वैसे भी लग रहा था कि भाई ये पूरी तरह से निभाएंगे आपके साथ, ऐसा लग रहा था आपको? हाँ, और वैसे भी इनका व्यवहार जो है अच्छा रहा था। मैंने एक दिन ही उस दिन नहीं कहा था मैंने कि भाई आपको अगर शादी करनी है तो मेरे से बातचीत करो, वरना ये कुछ दिन बातचीत करके फिर कुछ ना कुछ ऐसे मैं कुछ बोलूंगी तुम कुछ बोलोगे, है ना, फिर रिश्ते में दरार आ जाती है, फिर रिश्ता ऐसे ही टूट जाता है। तो मैंने सोची थी यार नहीं, अगर बातचीत कर, और मुझे घर वालों से भी प्रेशर था कि शादी कर ले, क्योंकि मेरी जो छोटी बहनें हैं 2, उनकी शादी हुई, उनको बच्चे हो गए, है ना, तो मुझे घर वालों से भी ज्यादा प्रेशर था। फिर भी मैं 6-7 महीने टाइम तो वैसे देना चाहती थी, पर मेरे घर वालों से वगैरह बातचीत हुई थी मेरी कि है एक लड़का मैंने देखा है। तो मेरी चाचा के लड़के की शादी थी, तो सबने कहा कि चाचा के लड़के की शादी में ही शादी करवा देंगे आपके। मैंने तो मना किया था पहले, पर वो मान ही नहीं रहे। और वैसे भी हमारे यहाँ रिश्ता करके ऐसे इधर कैसे, मतलब 1-2 साल 3-3 साल रखते हैं ना एंगेजमेंट वगैरह करवा के, तो हमारे यहाँ वैसे नॉर्मल की भी नहीं रखते। मेरे भाई की भी शादी ऐसे, मतलब एंगेजमेंट होने के बाद पूरे 1 महीने में ही शादी हो गई। कहीं ना कहीं आप ये बता रहे हैं कि आपके यहाँ का नांदेड़ का खासकर जो कल्चर है, हाँ, ये भी देखिए समझने का एक अवसर है। वो कल्चर ये कहता है कि भाई ज्यादा दिन लंबी मतलब सगाई वगैरह नहीं रखनी है ना? नहीं रखते। मेरे किसी भी बहनों की भी शादी बस लड़के वाले आ गए, देख के चले गए, फिर उनकी तरफ से हाँ आ गई, फिर मतलब महीने 1.5 महीने में ही सारा काम खत्म हो गया, शादी वादी सब, एंगेजमेंट शादी सब। तो उसके हिसाब से भी मेरी शादी हुई। तो माता पिता खुश हैं आज तुलसी? हाँ बिल्कुल खुश है। वो तो कहते हैं कि सब में मतलब ये अच्छे हैं, दिखने में भी अच्छे हैं और टैलेंट भी है। ये किसने बताया कि दिखने में अच्छे हैं? मतलब वो बोलते हैं ना मेरे मम्मी पापा, जीजू। और रही घर वालों से बात करने की बात, तो घर वाले तो, भाई तो मेरे से बहुत छोटा है, मतलब सबसे छोटा है ना, तो भाई को हिंदी आती थी, पर भाई क्या बात करेगा, कैसे बात करेगा, तो इसलिए भाई ने बात नहीं की थी। तो मेरी एक भाभी है, वो टीचर थी, तो मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि भाई तू बात कर ले, हमें तो हिंदी नहीं आती, तो तू इनसे बता दे कि हम कुछ भी नहीं देंगे। मतलब हम समय पे, अगर इनको ये नहीं कहा था कि हम मदद करेंगे, कुछ हेल्प करेंगे बाद में, पर शादी के वक्त तो ये कहा था कि हम एक भी पैसा नहीं देंगे, बस हम लड़की देंगे ओनली फॉर। अच्छा, तो अभी जैसे अब इनकी जॉब वगैरह तो मतलब प्राइवेट है, कभी कभी खर्चों की दिक्कत भी आ जाती होगी, तो घर वाले करते हैं मदद या ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी? घर वाले वैसे तो हेल्प तो करते हैं, पर वैसे जहां तक बताया जाए कि यही अपना कहीं से भी जुगाड़ करते हैं, कर लेते हैं ना, आपको खुश रखते हैं, मतलब आप
मानती हाँ हैं? हाँ बिल्कुल। आपके पूरी जो ख्वाहिशें हैं उनका ध्यान रख रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, ऐसे थोड़ी पहले की बोल दो जो, आज इस कार्यक्रम में। सॉरी सर समझ नहीं पाए मैं। कोई शिकायत हो तो बोल दो आज इस कार्यक्रम में। नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है, पर पहले के जो 2-3 महीने थे वो काफी दिक्कत हुई। मतलब पहले कि हम एक दूसरे को समझने के लिए टाइम ही नहीं दिया गया था, और मतलब हर चीज में प्रॉब्लम हो ही जाती थी। वो हो सकता है शायद आपके रिश्ते को मजबूत करने के लिए वो शुरुआती कुछ मतलब तोड़ फोड़ थी जो पूरी हो गई, मेरे को लगता है। क्यों दीपक जी? हाँ सर, वो क्या है कि मैं अकेले रहने वाला बंदा था, परिवार में कोई अपना क्या दायित्व है ज्यादा समझ नहीं आती थी। समाज के दायित्व तो फिर भी समझ आते थे कि ठीक है किसके साथ क्या है, लेकिन अब ये जिम्मेवारियां अचानक ही आई। कौन थोड़ा ये क्या है ना सर, ये ज्यादा समाज सेवा करना चाहते हैं और मैं चाहती तो समाज सेवा करना बुरी बात है ना सर, बुरी बात नहीं है, पर जितना हमारा बिस्तर है ना उतने ही पैर पसारना चाहिए, ये मेरा। क्योंकि हमारी सैलरी है 7-8 हजार, तो उसमें वही समाज के लिए करेंगे तो हम क्या खाएंगे? समाज के लिए हम करेंगे, फिर हमें जरूरत है तो हम दूसरों से यार दे देना 1-2 हजार रुपए, ऐसे मुझे सही नहीं लगता था। कि मैं चाहती हूँ कि भाई गवर्नमेंट लगने के बाद जितना हेल्प करना है कर दे। अच्छा तुलसी जी, श्रोताओं के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, और जो मेरे मन में भी आ रहा है एक प्रश्न कि हाँ जी सर, ये जो अमित जी का जिक्र हुआ, उनसे परिचय कैसे हुआ आपका? सर उनको तो मैं काफी साल से जानती हूँ। कैसे, लेकिन कैसे परिचय हुआ? वो मेरी एक सहेली थी, उनसे बातचीत होती थी इनकी, पता नहीं वो कैसे जानती थी। तो मैंने कहा, फिर एक दिन उसके फोन पे फोन आया तो मैंने बात कर ली थी, भाई आप मतलब कौन बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? उसका फोन मेरे पास था, मेरी सहेली का। तो उन्होंने कहा था कि मैं अमित बोल रहा हूँ। तो उस दिन मैंने भी उनसे बात की कि मेरा नाम वगैरह बताई। तो उस टाइम ना वो मेल बॉक्स आईडी वगैरह रहते हैं ना, तो वो चलाते थे वो, तो मुझे भी जोड़ा गया था उस मेल बॉक्स में, बाद में जोड़े थे वैसे। तो तब से मतलब एक भाई के समान, वो बड़े थे मेरे से, बहुत बड़े हैं वो, तो उनके बच्चे लगभग मेरे बराबर की है। अच्छा। तो हाँ, तो उनके 2 बच्चे हैं। उनकी मिसेस नॉर्मल थी, तो उनकी मिसेस तो गुजर गई है। तो उनकी वजह से मैंने उनको कहा था कि यार लड़का वगैरह देख लो। तो उन्होंने तो काफी ट्राई किया था, उन्होंने भी कहा था, हालांकि बाद में गुस्सा करेंगे, पर उन्होंने भी कहा था कि मत कर, गवर्नमेंट मैं देखूंगा, गवर्नमेंट कर ले तो। नहीं नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे। देखिए ये तो क्या होता है कि सब परिस्थितियां होती हैं, और परिस्थितियों का सामना सबको करना पड़ता है। तो सच्चाई थी, अब जो थी वो थी, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आप खुश हैं, दीपक जी खुश हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं है। नहीं, आप भी तो खुश है। बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं, हमारा हमराही कार्यक्रम जारी है, और कार्यक्रम के इस हिस्से में आपने तुलसी जी और दीपक जी की जो प्रेम कहानी है, या यूं कहें कि उनके एक दूसरे के हमराही बनने की जो कहानी है, उसको आपने सुना। देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में एक ही योग्यता चाहिए आपको आने के लिए, और वो ये है कि आप विवाहित हों। आप किस पद पर हैं, आप कहाँ से हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे इस हमराही कार्यक्रम में ऐसे सभी दिव्यांग साथियों का हम हमेशा स्वागत करते हैं जो विवाहित हैं, चाहे वो किसी भी दिव्यांगता से पीड़ित क्यों ना हो, चाहे उनमें से एक सामान्य हो, मुख्य धारा का व्यक्ति हो। तो कैसी भी परिस्थिति हो, इस कार्यक्रम में हमेशा आप सबका स्वागत करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और इसीलिए हमराही कार्यक्रम आप सबके लिए प्रस्तुत किया जाता है कि हम नई नई परिस्थितियों, नई नई कहानियों से आप सबको रूबरू करवा सकें। जैसे कि आज आप सुन रहे हैं दीपक जी को, जिनकी गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, प्राइवेट जॉब है, बावजूद इसके तुलसी जी, उनकी श्रीमती खुश हैं, परिवार छोटा सा है, अच्छे से चल रहा है। दीपक भाई ने जिंदगी में तकलीफें देखी हैं, और तुलसी जी ने भी कहीं ना कहीं संघर्ष किया है, और मुझे लगता है इस संघर्ष ने इन दोनों को बहुत मजबूत बनाया। और ये निर्णय लेना भी बड़ा आसान नहीं होता है श्रोताओं,
कि बिना जॉब के शादी कर लेना और उसके बाद में घर को अच्छे से खुशी से चलाना, जीवन को आगे बढ़ाना। लेकिन आप समझिए कि ये दोनों लोग इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए 94 14 15 14 15 पे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब दीपक भाई। हाँ जी। आपके जीवन में जो संघर्ष देखा आपने, आपकी पूरी कहानी ये बताती है कि अनेक संगठनों के सहयोग से आज आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बिल्कुल सर। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल सर। खासकर ऐसे लोग जिनको परिवार छोड़ देता है या परिवार का जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को किस तरह से संगठनों से मदद लेनी चाहिए या अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, आप उनको कुछ बता पाएंगे? ठीक है सर, हमें हमेशा मदद लेने के लिए उनकी जो गतिविधियां हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं, उसमें अपना योगदान देते हुए उनसे लाभ लेना चाहिए। चाहे मैं स्कूल में रहा, स्कूल में भी रहा तो स्कूल के भी जितने भी कार्यक्रम हुए गंगानगर के अंदर, तो ज्यादातर कार्यक्रम वो जन्माष्टमी का हो चाहे कोई भी प्रोग्राम हो बच्चों का, उसमें सबसे आगे बढ़कर हमने करने का प्रयास किया। और अपने पास कुछ ना होने के बावजूद भी बहुत कुछ लोगों से मिलजुल कर करने का प्रयास किया। उसके बाद अजमेर स्कूल में गए तो म्यूजिक का विद्यार्थी होने के नाते कई जवाहर रंगमंच जो अपना है वहां पे भी कई कार्यक्रम किए, जिसमें स्कूल का स्थान भी आया। तो इस तरीके की गतिविधियां करते रहा। उसके बाद जो मेरे डीएड में सहयोग लिया है, 1 साल की फीस ली थी सर मैंने नारायण सेवा संस्थान जो उदयपुर वाला है उससे, और 1 साल की फीस उन्होंने दी है। उसके अलावा रिकॉर्डिंग क्लब से सहयोग मुझे लगभग 11th क्लास से मिलना शुरू हुआ। 11th क्लास में कुछ किताबें पढ़ी मैंने। उसके बाद 12th में जब मैं था तो 12th में मुझे एक रीडर की आवश्यकता थी, तो आदरणीय जयवंती मैडम जो है उनसे बात हुई, तो उनकी सुपुत्री हर्षिता आसवानी ने रीडिंग भी कराई 1 महीने, और 12th क्लास में मेरी राइटिंग भी की है। और प्लस ग्रेजुएशन के अंदर भी रिकॉर्डिंग क्लब पे मुझे निःशुल्क जो है। अभी दीपक भाई, तुलसी जी ने ये बताया कि आपका समाज सेवा का बड़ा मन है। हाँ जी। तो क्या करना चाहते हैं आप? समाज सेवा में सर यह है कि मेरा जितना हमने समाज से अब तक लिया है उसका वापस देने का इरादा है कि जब समाज ने हमारे लिए किया तो हमें भी समाज के लिए, चाहे आर्थिक के लिए सक्षम हो जाएंगे तो आर्थिक रूप से। और अभी यह है कि जिसने मुझे जहां पे बुलाया, अभी मैं बताऊं सर, गंगानगर में 3-4 परिवार ऐसे हैं जिनके पूरे के पूरे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक मेरे काम के लिए 12 बजे रात को भी तैयार मिलते हैं। तो उस परिवार के लिए भी हमेशा अपना ये रहता है कि जब भी उन्होंने, चाहे उनके कोई शादी विवाह का कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उनके साथ रहता हूँ। और हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि जिसने मेरे लिए कुछ किया है उसके सुख दुख में साथ रहने का प्रयास करूँ। बस समाज सेवा मेरा यही है। बहुत अच्छे विचार हैं भाई, और ये कहीं ना कहीं भावना हर एक के अंदर होनी चाहिए कि समाज ने जो कुछ हमें दिया है, तो अगर हम सक्षम हो जाएं तो हम भी समाज के लिए कुछ करें। आपने बताया दीपक भाई संगीत के विद्यार्थी रहे हैं आप, तो तुलसी जी को कभी कोई गाना वाना सुनाया कि नहीं? तुलसी जी को गाना तो वो कहते हैं कि मैं आपसे अच्छा गा लेती हूँ। अच्छा, कंपटीशन तो ये रहता है। क्या बात है, वाह वाह। तो फिर आज हो जाए मुकाबला? हाँ जी। तो अब ये है कि फिर पहले हम आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। चलो जी, ठीक है। सुनाइए, 2 लाइनें गुनगुनाइए। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। क्या बात है जी तुलसी जी। मेरा तो आवाज सर बहुत खराब। आज आपका गला खराब है थोड़ा,
नहीं, सच में खराब है इस तरह। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, खराब गले से भी आप दीपक जी के लिए गा सकती हैं। चलो फिर भी कोशिश करते हैं। तो मेरी जिंदगी है, तो मेरी है खुशी। सर बिल्कुल मेरी आवाज ही नहीं जा रही ऊपर। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आवाज नहीं जा रही है। दीपक भाई, कोई लगता है आपको कि विवाह करने के बाद जीवन में कुछ कठिनाइयां आ गई हैं, ऐसा कुछ कभी प्रतीत होता है? नहीं सर, कोई कठिनाइयां नहीं है। सब कुछ यदि दोनों का सहयोग बराबर मिलता रहे तो मुझे कहीं कठिनाई अनुभव नहीं होती। हाँ, कई बार क्या है कि लगता है कि यार अब ये काम वो काम, कई बार डिमांड में जो ज्यादा आ जाते हैं, लिस्टें ज्यादा आ जाती है, तो थोड़ा सा एक बार को लगता है कि यार नहीं, जैसे अब महाराष्ट्र जाना था तो जाना आना इधर उधर, ये काम थोड़ा सा मेरे को कई बार उलझन आती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। घर के जो छोटे मोटे काम है, जैसे राशन वाशन और जो भी आवश्यकताएं हैं, वो कैसे पूरी करते हैं आप लोग? कौन करता है, मतलब लेकर के कौन आता है? आप लाते हैं कि तुलसी जी, आप कैसे होता है? नहीं, मैं खुद सर। आप खुद कर लेते हैं सारा मैनेज? हाँ जी, हाँ। और आपको लगता है कि तुलसी जी सारा खाना वाना बनाना ये सारा काम कर लेती हैं? बिल्कुल सर, काम सारा कर लेती है यदि नियत सही रहे तो। हाँ, और क्या आपको क्या पसंद है? बस जी, जो हमें पसंद था वो ये बना लेते हैं लगभग। मान लीजिए कि हम भी बिहार के रहने वाले हैं तो ज्यादा चावल खा के खुश रहते हैं। हाँ, तो ये चावल, मुझे चावल ही बनाना आता है। तो चावल भी अच्छे बना लेते हैं। उसके बाद रोटी वगैरह जो सिंपल खाना है, मुझे खीर पसंद है तो खीर भी बहुत अच्छी बना लेते हैं ये। और आपने कभी कुछ बना के खिलाया कि नहीं? सर मैंने बनाया ना तो फिर इन्होंने खाना नहीं, मैं बनाने की कोशिश। ये तो पंजाब का स्टाइल आ गया था। खैर, गंगानगर और पंजाब का तो वैसे भी कल्चर मिलता जुलता है। तो काफी जगह का अनुभव लेने के बाद आप लोग अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं और यूं ही आप दोनों खुशहाल रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, यही शुभकामनाएं देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो श्रोताओ, आप आज का हमराही कार्यक्रम सुन रहे हैं और अब लगभग समाप्ति की ओर है। चलते चलते मैं चाहूंगा कि तुलसी जी, आप सभी सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो सर, जैसे कि लड़कियां ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब वाला ही लड़का ढूंढे और लगभग यही सब चाहते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि भाई गवर्नमेंट से बेहतर प्राइवेट वाला रख सकता है। जी, तो दीपक जी, आप भी अपनी तरफ से बताएं कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे साथ। सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरी ओर से यही संदेश है कि रिश्ता जिससे भी बनाए उसे निभाएं अच्छी तरीके से, और कोई भी रिश्ता बनाए तो अपना 100% देने का प्रयास करें, चाहे वो एक हस्बैंड वाइफ का हो या किसी संगठन समूह का हो, जितना भी हो, जो भी काम करें आप 100% देकर करें तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और विश्वास रखें सब पे, एक दूसरे पे विश्वास रखें बस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी जी, दीपक जी, आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, रेडियो मधुबन को अपना कीमती समय देने के लिए। श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमराही कार्यक्रम और आपने देखा कि कितने साधारण तरीके से हमारे आज के मेहमान अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। सुविधाएं भले ही कम हो, लेकिन प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। यही मुझे लगता है कि संदेश है आज के इस कार्यक्रम का। और आपने ये भी देखा कि इस कार्यक्रम में आप सब आमंत्रित हैं, कभी भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप विवाहित हैं तो, अगर आप में से कोई भी दिव्यांग है तो। इस कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने सुझाव देने के लिए सब कुछ कहां 94-14-15 पे कॉल करें। रेडियो मधुबन में आपसे बात होगी और आपको आमंत्रित किया जाएगा इस कार्यक्रम के लिए। इसके अलावा आप हमारा रेडियो मधुबन का ऐप इंस्टॉल कर लें। एंड्रॉइड फोन अगर यूज कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के, और ईमेल भी कर सकते हैं आप अपनी बात कहने के लिए info@radiomadhuban.in पर। रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ।